अभी जो है हम लोग का कल से बैचेस। तो स्केलेटल सिस्टम में दो हिस्सा था, एक्सियल और एपेंडिकुलर। हम लोग एक्सियल का पहला हिस्सा स्कल देख लिए, जिसमें क्रेनियम और फेशियल दोनों तरफ थे, और ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने थे? 22। ये हम लोग जान चुके। उसके बाद फिर वर्टिब्रल कॉलम, इसमें कितने बोन्स आए? 26। टोटल कितना हो गया? 48। उसके बाद तीसरा जो हम लोग देखे, बोन्स, रिब्स, और इसमें था 24 और टोटल हो गया 72। अब हम लोग को देखना है ईयर ऑसिकल्स। ये होते हैं 6 और 3 पेयर्स। क्या है ये? रफली हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है, राइट। ये जो हम लोग को दिखाई पड़ता है, दिस इज पिन्ना। पिन्ना आगे की ओर बढ़ता है, ये कान का जो छेद है ना, ये लगता है जैसे यहीं पे एंड है, लेकिन ये अंदर की तरफ थोड़ा गया है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, या मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो इसका मेन काम है बाहर से जो भी साउंड मिल रहा है, उस साउंड को अंदर की तरफ ले आना। और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल जो है एंड करता है एक डायफ्रामेटिक स्ट्रक्चर में, इसे हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम, या इसी का नाम है टिम्पैनम। जो फ्रॉग के स्कल पर है ना, सरफेस से शुरू होता था, वहां से ईयर, हम लोग का इसके आगे इतना एक्सटेंशन रहता है, ये मैमल्स, ठीक है। अब इस जगह से लेके इस जगह तक है एक्सटर्नल ईयर। माइंड इट, एक्सटर्नल ईयर का काम है बाहर के साउंड सिग्नल को अंदर तक ले आना, ठीक है। अब जो भी साउंड आ रहा होगा इस ट्यूब से होते हुए इस ईयर ड्रम पे, इस मेम्ब्रेन पे बीट करेगा, है ना, जैसे हम लोग ड्रम बजाते हैं उस तरह से साउंड आएगा, और इस साउंड के वजह से ये वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है। ये इसका स्कीम है। टू एंड फ्रो जो वाइब्रेशन हो रहा है, यहीं से मिडिल ईयर शुरू होता है। ये है मिडिल ईयर, और इसका काम है इफेक्टिवली इस वाइब्रेशन को अंदर तक ट्रांसमिट करना। और अंदर तक ट्रांसमिट जब किया जाएगा, उसका दो पर्पस रहता है। एक, उस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना, क्योंकि ब्रेन इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करता है, तो वो स्ट्रेट वे डायरेक्टली साउंड सिग्नल को रीड नहीं कर पाएगा। तो मिडिल ईयर इफेक्टिवली इस साउंड सिग्नल को इंटरनल ईयर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हम लोग को कहां पे मेन कंसंट्रेट करना है? मिडिल ईयर पे, क्योंकि यहीं पे वो 3 ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल मींस बहुत छोटे बोन्स, तो ये 3 बोन्स इसी मिडिल ईयर में रहते हैं। और दूसरा, ये मिडिल ईयर एक और काम करता है, वो है क्या? ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ये प्रोटेक्टर भी है, एंड एट द सेम टाइम ये साउंड सिग्नल को अंदर की ओर भी भेजता है। एक एग्जांपल देते हैं। बचपन में हम लोग का बहुत फेवरेट काम ये हुआ करता है, दीवार के साथ कान लगाना, या
जब भी हम लोग सोते हैं, कई बार जमीन पे सो जाते हैं, है ना, छोटे बच्चे ऐसा किया करते हैं। तो देखिएगा, अगर उस तरह से अब आप कॉन्शियस हैं, आप दीवार पे अगर कान लगाइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे साउंड सिग्नल्स भी सुनाई देंगे जो दीवार से कान हटाने के बाद आपको नहीं सुनाई देंगे। या खाली फर्श पे जब आप कान सटाइएगा, कुछ साउंड अलग सुनाई दे रहा है जितना आपको अभी सुनाई दे रहा था, उससे कुछ ज्यादा। उसके पीछे रीजन है कि सॉलिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोपागेटर ऑफ साउंड है। समझ गए? हमारे 3 स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एयर में जो साउंड आ रहा है वो गैसियस स्टेट से आ रहा है, गैसियस वाइब्रेशन, मतलब गैस में जो वाइब्रेशन आ रहा है वो हम लोग पिक कर रहे हैं। इससे ज्यादा तेज साउंड आपका वाटर में प्रोपागेट करता है, क्योंकि मीडियम का डेंसिटी बढ़ जाता है। और आप जानते हैं साउंड, आगे पढ़ेंगे भी, साउंड वेव जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टेशनरी वेव है, और स्टेशनरी वेव खुद प्रोपागेट नहीं करता, वो मीडियम पार्टिकल के आगे बढ़ने के वजह से प्रोपागेट करता है। तो जिसमें ज्यादा डेंस मीडियम पार्टिकल होगा उसमें ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा। सिंपल लॉजिक है। सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंस मीडियम पार्टिकल होते हैं, लिक्विड में इससे कम, गैस में सबसे कम। ये तो रैंडम है, कहीं पे भी कोई चला जाता है। इसलिए साउंड का प्रोपागेशन एयर में सबसे कम, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? तो ये उस माइन्यूट से माइन्यूट सिग्नल को सॉलिड मीडियम से आगे पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि कोई भी साउंड मिस नहीं हो। समझ गए? तो यहां पर बहुत प्रॉपरली इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से 3 बोन्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ये है मैलस, ये है इनकस, और ये है स्टेपस। MIS, इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेपस। मैलस शुरू होता है ईयर ड्रम से, और स्टेपस खत्म होता है एक बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब के सरफेस पे जाके, जिसे हम लोग कहते हैं कॉक्लिया। एंड कॉक्लिया इज द इंटरनल ईयर। और इस कॉक्लिया से इतने बातों का जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ रहा है कि इसे हम लोग को समझना है। इस कॉक्लिया से नर्व निकलते हैं, ऑडिटरी नर्व, और ये डिलीवर होता है ब्रेन को, ब्रेन तक जाता है। और इस तरीके से जो भी साउंड सिग्नल आया, आवर ब्रेन इज एबल टू रिकॉग्नाइज इट, उसको पहचानता है, उसका एनालिसिस करता है, एंड देन एक्ट्स अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ये इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। मोटी बात क्या है, ये साउंड सिग्नल को ब्रेन कभी डायरेक्टली सुन नहीं सकता। ठीक है? किसी भी चीज को ब्रेन सुनता समझता है केवल और केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मोड में। तो हम जो चीज देखते हैं, that visual is also converted into electrical signal, and that electrical signal is supplied to the brain, and brain then justifies or adjusts what is the object that it is being viewed. इस तरीके से ब्रेन सारे चीजों को समझता है। तो यहां पे भी साउंड सिग्नल को करंट में चेंज करना था, और उसके लिए कॉक्लिया है। कॉक्लिया की दीवार से जुड़ा हुआ है स्टेपस, जो कि उस साउंड सिग्नल के अगेंस्ट में यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करवाता है। ठीक है? ये चीज है। तो एक और बात बता रहे थे, ये मिडिल ईयर है, और मिडिल ईयर का एक और काम है, वो है इसका प्रोटेक्शन। ईयर का प्रोटेक्शन वो कैसे करेगा, यहां से एक ट्यूब, यहां से एक ट्यूब अंदर की ओर निकलता है, राइट, और लगभग लगभग इसको घेरे रहता है। इसको कहते हैं यूस्टाशियन
ट्यूब, और ये ओपन होता है, opens into pharynx। लॉजिक क्या है वो देखिए, जब एक्सेसिव साउंड, बहुत ही हेवी साउंड, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड आएगा तो साउंड तो बचेगा नहीं, आके तो इसके साथ टकराएगा ही, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा ही। जितनी तेजी से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, मतलब वाइब्रेट करने का मतलब उसको इनवर्ट पुश मिलता है, वो रिकॉइल करता है उतने ही फोर्स के साथ। तो अगर जितने ताकत के साथ इसे अंदर की ओर धकेला गया, उतनी ताकत के साथ बाहर की तरफ आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, रिएक्शन और एक्शन बराबर होते हैं। तो ये अगर उतनी ही तेजी से बाहर की ओर आएगा तो ये चांस है कि डैमेज हो जाए, ठीक है। पर ये डैमेज तब हो सकता है जितने तेजी से ये अंदर की ओर आया, अंदर में क्या होता है, एयर कॉलम जो है, वो एयर कॉलम जितना तेजी से, जितना फोर्स के साथ कंप्रेस होगा, उतने फोर्स के साथ वो रिकॉइल करेगा। तो अगर एयर कॉलम को कंप्रेस होने से बचा लिया जाए, तो कम कंप्रेस होने दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा, इसको बाहर की ओर धकेलने वाला फोर्स घट जाएगा। एंड दैट इज डन बाय दिस यूस्टिशियन ट्यूब। जब ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा फोर्स इसको अंदर की ओर धकेलता है, तो एयर कॉलम यहां टकराता है, और यहां से जो एयर इस एरिया में आया वो यहां से बाहर निकल जाता है, और ये आ जाएगा डाइजेस्टिव ट्यूब में। ये तो बहुत बड़ा ओपन एरिया है, और वो एयर कॉलम बहुत छोटा होगा, इसलिए बड़े आसानी से यहां से एयर बाहर का रास्ता देख लेता है, और रिकॉइल वेलोसिटी कम होने के कारण योर ईयर ड्रम इज प्रोटेक्टेड। दिस इज अ मैजिकल मेथड बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर ईयर ड्रम। अगर ये डैमेज हुआ, देन देयर इज नो वे टू रिकंस्ट्रक्ट इट। अभी तक हम लोग इसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर पाए, राइट। सो पॉइंट इज दिस बोन एंड दिस बोन, अगर ये लेफ्ट ईयर में है, the same arrangement would be found in the right ear, and in this way this makes 3 pairs of ear ossicles। बात समझ में आई? तो ये हैं ear ossicles 3 pairs। पहला पेयर होगा मैलस, ये 2 होंगे। उसके बाद ये रहा इनकस, ये 2 होंगे। और उसके बाद ये तीसरा स्टेपस, ये 2 होंगे, टोटल 6, है ना। तो ये इसका ब्रेकअप। तो अगर 6 और जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 78। और कल एक और बोन देख कर गए थे, उसका नाम था स्टर्नम। बताकर भेजे थे, ऑलमोस्ट जैवलिन शेप का होता है, फ्रंट साइड में होता है। ये हमारे इस पोर्शन से शुरू होता है, और जहां एब्डोमेन शुरू होना होता है ठीक वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है स्टर्नम, और ये भी 1 इन नंबर। टोटल अब कितना हो गया, 79। अब एक बचा, वो है हमारा हायोइड बोन। ठीक, ये हायोइड तो वही हो गया। एक और है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और ये होता है एक, और ये आर्टिकुलेट करता है कॉन्डाइल हमारे स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, इन दोनों को जोड़ता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और ये होता है 1 इन नंबर, टोटल 80। दिस इज द ब्रेकअप। यहां तक पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए।
ऑसिपिटल कॉन्डाइल को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं हायोइड से। अब एक है हायोइड बोन। ये एक ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता है, नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेटेड विथ एनी अदर बोन। इट इज नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड मतलब जॉइंट, आर्टिकुलेटेड विथ एनी अदर बोन। और इसका काम क्या होता है? विथ इट द थायराइड ligament attaches and supports vocal cord, helps tongue, helps in swallowing। ये इतना इंपॉर्टेंट बोन है। तो ये डायरेक्ट किसी बोनी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये डायरेक्ट किसी बोनी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता तो ये स्टिफ हो जाता और इन एक्टिविटीज को जहां पे एक्सपेंशन जरूरी है वो सपोर्ट नहीं कर पाता। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हायोइड बोन। और ये हमारे एक्सियल सिस्टम का लास्ट बोन, सिंगल पीस। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे एपेंडिकुलर सिस्टम। जो भी मिस करते हैं क्लास, दिस शुड नॉट बी। एनीवे, अब देखिए एपेंडिकुलर, जिससे अपेंडिक्स ले आइएगा नहीं, एपेंडिकुलर सिस्टम। और पहले ही बता चुके हैं इसका मेजर रोल क्या है? एनाबेल्स ह्यूमन बॉडी टू मूव। अब इसके हिस्से देखते जाइए। पहला है पेक्टोरल गर्डल, ये है शोल्डर, और इसमें होते हैं 4 बोन्स, 2 पेयर्स। कौन कौन? एक है क्लेविकल और एक है स्कैपुला। स्कैपुला बैक साइड में रहता है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर बोन है ये, बाएं हाथ दाएं हाथ के साथ पीछे जो जुड़ा हुआ है, ऐसा एक बोनी स्ट्रक्चर आपको फील होगा जब आप रोल करेंगे हाथ को। वो है ट्रायंगुलर बोन, स्कैपुला, ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप। और ये है क्लेविकल, जिसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फॉर्म्स ए काइंड ऑफ इंटरफेस टू जॉइन our hands with the axial, बात नहीं कीजिए,
एक्सियल स्केलेटन। इसकी खासियत क्या है, ये जो कंधे वाला हिस्सा है ये हमारे हैंड्स को हमारे एक्सियल सिस्टम के साथ जोड़े रखता है, ठीक है। ये जो क्लेविकल, ये स्कैपुला है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्लेविकल के साथ कोऑपरेट करता है और हाथ के जुड़ने का एक जगह बनाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी है, एक, और इसकी संख्या है एक ऑन वन साइड। जैसे हमारे दो साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट में एक स्कैपुला एक क्लेविकल, राइट में भी एक स्कैपुला एक क्लेविकल। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये जो क्लेविकल है, इट्स वन एंड joins with sternum and other end articulates with the clavicle and at lateral side, बगल में lateral side forms a cavity called glenoid cavity for joining first bone of hand humerus। यहां तक पहले नोट कीजिए। एनीवे, अब देखिए यहां पे जो कैविटी बन रहा है जिसपे आके हमारा हाथ एडजस्ट होता है, उस कैविटी का नाम, दिस कैविटी वेयर द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज एडजस्टेड, उसका नाम है ग्लेनॉइड कैविटी। इसका नाम है ग्लेनॉइड कैविटी। तो कितने बोन्स हो गए, दो बोन हो गए एक तरफ, और ऐसे ही दो बोन्स उस तरफ रहेंगे। टोटल 4 हड्डी के बारे में जान गए हम लोग। टोटल 126 बोन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि एपेंडिकुलर सिस्टम में 126 बोन्स हैं, राइट। अब आगे देखिए, अब इससे जुड़ा कौन, लंबी सी हड्डी, इसे कहते हैं ह्यूमरस। ये 4 और 1 कितना हो गया, 5। 4 ऑलरेडी थे और 1, टोटल 5। ये ह्यूमरस ऊपर से नीचे की ओर उतरता है और आगे चल के दो अलग हड्डियों के जुड़ने का जगह देता है। तो देखिए अंगूठा वाला एरिया, ये इसके सामने जो बोन है रेडियो अल्ला, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं। तो हमारे हाथ में अंगूठा के सामने जो बोन है ऊपर की ओर गया है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और कानी उंगली की तरफ से ऊपर की तरफ जो गया है ना, पीछे से आपको थोड़ा ऐसे करके फील करना होगा, दैट इज अल्ना।
सो रेडियो अल्ना या अल्ना रेडियस, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं. दिस मेक्स आवर फोर आर्म, है ना, आगे के हाथ का हिस्सा बनाता है. और ये हमारा बैक आर्म. तो यहां पर और 2 बोन मिले, टोटल कितना हो गया? 7 बोन्स. अब आगे आइए, यहां से हमारा हैंड का पाम, पाम नहीं कहिए, पूरा हैंड है, ठीक है, पंजा. इस पंजे में ये है कार्पेल्स. कार्पेल को कहा जाता है रिस्ट बोन. और ये होते हैं 8. टोटल 8 बोन्स आर देयर इन द रिस्ट. हमारी कलाई में 8 हड्डियां हैं, ठीक है. ये है 8. और इनसे जुड़े हुए हैं, ये देखिए हमारा जो पंजा बनाता है, पाम, इन्हें कहते हैं, बात कर रहे हैं आपस में, फिर पूछेंगे नहीं बता पाइएगा. ये है मेटाकार्पल्स. दे फॉर्म आवर पाम. हमारे हाथ का पंजा बनाता है. और ये होते हैं 5 हड्डियां, ठीक है. तो कार्पल में 8, मेटाकार्पल पे 5, कितना हो गया? 12 हो गया. और इधर 8 जुड़ेगा, 20 हो गया, है ना. सही जा रहे हैं. 4 शोल्डर में, 1 हो गया ह्यूमरस, और 2 हो गया अल्ना एंड रेडियस. टोटल 7. 8 हड्डियां, यहां तक ठीक है. 8 हड्डियां कहां से आई? रिस्ट बोन से. 15. और 5 हड्डियां कहां से आई? पंजे से. टोटल 20. अब यहां देखिए, मेटाकार्पेल के साथ जुड़े हुए हैं फैलेंजेस. ये उंगलियों की हड्डियां हैं. फैलेंजेस मेक द फिंगर्स. और इन्हीं को डिजिट कहा जाता है, डिजिट्स ऑफ हैंड. और ये होते हैं 14. तो आप सोचिएगा, 5 उंगली है, हर एक में 3 का हिसाब लगाते तो 15 होता, पर एक कम 14 होता है. उसके पीछे रीजन है कि एक जो कम होता है वो यहां थंब में, इसमें 2 होते हैं, थंब में 2 होते हैं, और बाकी सब में 3-3. तो 4 तिया 12 और 2 14. तो टोटल 14 बोन्स हो गए. कितना हो गया? 34. अब इतनी हड्डियां कहां से? एक ह्यूमरस लाए, ये आ गया लेफ्ट साइड फॉर एग्जांपल. राइट साइड के लिए हम लोग ऑलरेडी शोल्डर को कंसिडर कर चुके हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल, है ना. यहां टोटल 4 लेकर आए ना, स्कैपुला एंड क्लेविकल 2 2 4, ठीक है. तो एक और ह्यूमरस जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 34 और 1 35. उसके बाद 2 और अल्ना और रेडियस जुड़ेंगे, हो जाएगा 37. उसके बाद 8 हड्डियां फिर से जुड़ेंगी, कार्पेल, कितना हो जाएगा? 45. उसके बाद और कितने बोन्स जुड़ेंगे? 5 हड्डियां और जुड़ेंगी. ये किसका हो गया? मेटाकार्पल. टोटल हो गया 50. इसके साथ और कितने जुड़ेंगे? फैलेंजेस.
64, 14 और आया ना। 1 मोमेंट, ऐसे करके नहीं जोड़ते, पहले एक साइड का जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको डबल कर देंगे, ज्यादा आसान रहेगा। 1 साइड 2 हो गया, क्लेविकल प्लस स्कैपुला, फिर एक हो गया ह्यूमेरस, कितना आ गया 3, उसके बाद 2 आ जाएगा अल्ना प्लस रेडियस, हो गया 5, फिर आ जाएगा 8, ये हो गया कार्पेल्स, 13, फिर हो जाएगा 5 मेटाकार्पेल्स, हो गया 18, उसके बाद 14 बोन्स, ये आएंगे कहां से, फैलेंजेस, बत्तीस, ये एक साइड में, और इसका डबल कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा टोटल मिला के 64, 64। तो ऊपर वाले एपेंडिकुलर सिस्टम में हमारे पास कितनी हड्डियां हैं, 64, जिसमें से शोल्डर जॉइंट की कितनी हड्डियां हैं, 4। तो एक एक हाथ में, दोनों हाथ मिलाकर कितना बचा, 60, तो एक हाथ में कितना हो जाएगा, 30, 30, जो आप शुरू में देखे हैं, जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है उसमें 4 हड्डियां हैं और हाथ में 30 हड्डियां। तो इस तरीके से भी ब्रेकअप कीजिएगा, टोटल 64 बोन्स आएंगे। ठीक है, इसको नोट करना है, कर लीजिए। अब इसको देखिए, यहां पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब बोन्स इसमें दिए हुए हैं। जो पेल्विक गर्डल है वो हमारे कमर के स्ट्रक्चर को बना रहा है, ही फॉर्म्स या फॉर्म्ड बाय इट। यहां 25th वर्टिब्रा है सैक्रम। ठीक है, और ये सैक्रल बोन काफी चौड़ा और 2-3 हड्डियों के फ्यूज करने की वजह से बनता है, तो इसका वेट और इसका डायमेंशन काफी बड़ा होता है, अदर देन अदर टाइप ऑफ जो दूसरे जो वर्टिब्री हैं उनसे साइज में, स्ट्रक्चर में, बोल्डनेस में अलग है। ये काफी चौड़ा और बड़ा सा हड्डी है, ये 25th वर्टिब्रा। ठीक है, एक साइड को हम लोग हिट करते हैं, यहां पे जुड़ा हुआ रहता है एक साइड में एक कॉक्सल बोन, इस तरफ इधर से एक कॉक्सल बोन आएगा और इस साइड से दूसरा कॉक्सल बोन आएगा। ये दोनों आगे की तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट से जुड़ते हैं, लिगामेंट जॉइंस देम। और आप एक तरह से समझ सकते हैं हमारे एब्डोमेन का लोअर पार्ट इस तरीके से इसके वजह से बनता है। बैक साइड में कौन है, सैक्रम, जो हमारा 25th वर्टिब्रा, और आगे की तरफ आके ये नीचे भी उतरता है, आगे की तरफ भी आता है, इस तरीके से, ऐसे
एंड आगे का हेड इसका जुड़ता है लिगामेंट जॉइंट के मदद से। ठीक है, अब ये अकेला जो कॉक्सल, दिस इज कॉक्सल बोन, दिस इज कॉक्सल बोन, और ये एक अकेला कॉक्सल बोन फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स, 3 हड्डियों से जुड़कर बने। यहां देखिए, ऊपर के तरफ जो चौड़ा सा हिस्सा है, इस रीजन को कहते हैं इलियम, और इस तरफ एंड के तरफ जब जाता है तो थोड़ा नुकीला हो जाता है। ठीक है, और इस नुकीले हिस्से को कहते हैं इस्चियम, और इस्चियम और इलियम को जोड़ता है ये प्यूबिस। इस तरीके से बने होते हैं। ये एक साइड का कॉक्सल बोन, इसी तरह से दूसरे तरफ का कॉक्सल बोन रहता है। दिस 2 बोन्स कंबाइनली फॉर्म्स आवर पेल्विक गर्डल। ठीक है, अब खास बात देखिए, इसी कॉक्सल बोन में एक कैविटी बनता है, जिस कैविटी से आके हमारा पैर का हड्डी जुड़ेगा। फर्स्ट बोन ऑफ द लेग जॉइंस विद दिस एरिया, और ये जो कैविटी बनता है जिससे हमारा लेग बोन आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट्स कैविटी, ये जो कैविटी है जिसके साथ लेग बोन आर्टिकुलेट करता है, इसको कहते हैं एसिटाबुलम। याद रखिएगा, ग्लेनॉइड कैविटी कहां रहता है? पेक्टोरल गर्डल में, और पेल्विक गर्डल में रहता है एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम इज मेड बाय कॉक्सल बोन, एंड कॉक्सल बोन इज कंबाइनली फॉर्म बाय 3 अदर बोन्स, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर सबसे चौड़ी वाली हड्डी इलियम, नीचे की ओर उतर रहा है प्यूबिस, और अंत में जहां होता है वो है इस्चियम। ये 3 हड्डियां मिलके एक हड्डी बनाता है, उसके साथ एक कैविटी बनता है, यानी वो कैविटी बनाता है, उसको कहते हैं एसिटाबुलम। इससे आगे हमारा पैर जुड़ेगा, और हाथ वाला जो जुड़ने का जगह है वो एक ही बोन से बनता है, और वो है क्लेविकल, उसका बनाया हुआ। तो क्लेविकल हैज ग्लेनॉइड कैविटी, whereas coxal bone has acetabulum. See the differences. ठीक है, अब देखिए, यहीं तक इंपॉर्टेंट चीज था, बाकी बहुत हद तक आपको हाथ की हड्डियां एक तरह से लगेगा कि जैसे वो रिपीट हो रही हैं विथ डिफरेंट नेम। जैसे हाथ में एक लंबा सा हड्डी ये ह्यूमरस है, पैर में वैसा ही लंबा सा हड्डी फीमर है। ठीक है, ये हमारा जांग का हड्डी भी कहलाता है, ये जो घुटने से लेके यहां तक बनता है। ठीक है, अब ये इसका जो हेड है वो किसके साथ जुड़ेगा? एसिटाबुलम, और इसका टेल रीजन नीचे के तरफ आएगा। फिर हमारे हाथ में जैसे रेडियो अल्ना थे, यहां आगे के तरफ देखिए, यानी अंगूठे के तरफ कौन है? टिबिया, फ्रंट साइड में टिबिया, और बैक साइड में पीछे की तरफ फिबुला। रेडियो अल्ना इन द हैंड, टिबियो फिबुला इन द लेग। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया? अब एक चीज, फीमर एक, टिबिया एक, फिबुला एक, कॉक्सल बोन 1 बराबर 3। ठीक है, सैक्रम आपका वर्टिब्रा है, इसको इसमें काउंट नहीं कीजिएगा। बहुत बार कंफ्यूजन में हम लोग सैक्रम को गिनने लगते हैं, सोचते हैं अच्छा एक सैक्रम हो गया, एक कॉक्सल बोन। इट इज नॉट लाइक दैट, देयर आर 2 कॉक्सल बोन्स दैट जॉइन विद द 25th वर्टिब्रा। नहीं तो आप खुद सोचिए, हमारा ये पैर हमारे सेंट्रल एक्सिस के साथ एक्सियल स्केलेटन से कहां से जुड़ेगा, है कि नहीं? सो वर्टिब्रल कॉलम मस्ट बी देयर। एनीवे, अब यहां देखिए, ये जो
फीमर का टेल एरिया है, नीचे का हिस्सा, और टिबियोफिबुला का ऊपर का हिस्सा, जहां ज्वाइन करता है वहां पे एक हल्का सा गड्ढा सा स्ट्रक्चर रहता है, जो ये है। ठीक है, हिंदी में बहुत कोई इसको कटोरी भी बोलते हैं, कटोरी के शेप का होता है। जब हम जन्म लेते हैं और थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, उस समय ये बना होता है कार्टिलेज का। इसलिए छोटे बच्चे का इसको आप प्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, पैल्पेट करेगा एकदम अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, इट बिकम्स टू हार्ड बिकॉज ऑफ कैल्सिनेशन, एक्सटेंसिव कैल्सिनेशन होता है और ये एक बोन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड पेटेला। सो पेटेला इज नॉट, या इस तरह का बोन इज नॉट प्रेजेंट इन योर हैंड्स, ये नहीं होता, ये पैर में ही पाया जाता है। ठीक है, नाउ पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। नाउ जैसे हमारा हाथ का कलाई बना, पैर का उसी तरह से एक जंक्शन पॉइंट होगा, और उनको बनाते हैं कौन? टार्सल्स। हमारे कलाई की हड्डियां किनसे बनी? कार्पल से। पैर में उस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा किससे? टार्सल से, जो एक्चुअली बनाएगा हमारा एंकल, एड़ी। हाथ में क्या होता है? कलाई, पैर में एड़ी। तो टार्सल, और ये होते हैं 7 माइंडेड। कार्पल कितने हैं? 8। टार्सल कितने हैं? 7। नाउ मेटाटार्सल, पैर का पंजा, और ये यहां भी होते हैं 5। ठीक है, अब रहा फैलेंजेस, ये फैलेंजेस यहां भी 14। ठीक है, और टोटल ऐड कीजिएगा, एक तरफ के पैर में आपको 31 हड्डी मिलेगा, दूसरे तरफ के पैर में 31 हड्डी मिलेगा, टोटल हो गया 62। उधर आप लेकर आए थे 64, 62 और 64 126। दिस इज द मैजिक फिगर यू गेट। समझ में आई बात? ब्रेकअप नोट कर लीजिए, आपका स्केलेटल सिस्टम पूरा हुआ।